Hi guys, we'll be starting today the topic called as Real Estate Investment Trust or REITs. Now the work to bring in this Real Estate Investment Trust in India was started in 2008, but in September 2014, the actual regulations was brought in. The name of the regulations were SEBI, Real Estate Investment Trust Regulations 2014. Now it is an excellent investment avenue for people who want to invest in real estate. Let's start with the topic called as REITs. Now imagine one thing, that you are the owner of property. You have multiple loads of properties. तुम्हारे पास में एक तुम्हारा खुद का घर भी है, रियल एस्टेट का घर है, तुम्हारे पास में एक फार्म हाउस, एक वेकेशन होम है जिसके ऊपर तुम जाके रिलैक्स कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो तुम्हारे पास में खुद का एक इन ऑर्बिट मॉल जैसे काफ़ी सारे शॉपिंग सेंटर्स है, वहाँ से तुम्हें काफ़ी सब रेंट इनकम मिलता है फ्रॉम द शॉप्स, ओके। और तुम्हारे पास में काफ़ी सारी ऐसी ज़मीन भी पड़ी हुई है जिसको तुम इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के लिए रेंट कर सकते हो। तुम्हारे पास में काफ़ी सारे ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, वेयर हाउसेज है। तुम्हारे पास में एक एंटायर कमर्शियल बिल्डिंग है जिसके अंदर सारे शॉप्स को तुम रेंट आउट के लिए देते हो। अब तुम सोचो, तुम इतने सारे प्रॉपर्टी के ओनर्स हो, तुमने सबको रेंट पे दिया हुआ है और तुम आराम से एंजॉय कर रहे हो लाइफ। हाउ वुड इट फील? तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? तुम्हें प्रॉब्लम आ रहा होगा कि यार इतना सब पैसे का क्या करें, नेक्स्ट हमारा वेकेशन होम किधर होना चाहिए, नेक्स्ट हॉलीडे किधर जाना चाहिए, नेक्स्ट अभी कौन से टाइप का डायमंड लेना है, आज चाय पे किसको बुलाए, अंबानी को बुलाए या शाहरुख खान को बुलाए। ऐसी सिर्फ तुम्हारी लाइफ होगी। हाउ डज इट फील? एक्सट्रीमली गुड इफ यू आर ओनर ऑफ एसेट्स, राइट? बट ये तुम्हारा जो ड्रीम है, बस उसको पहुंचने के लिए एक ही प्रॉब्लम है। क्या है वो प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, लैक ऑफ मनी, ओके। सो इतना पैसा है नहीं that you can buy so much property, ठीक है। तो इसकी वजह से होता क्या है, तुम्हारे पास में जो भी पोटेंशियल इनकम, जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था जो आ सकता था, वो नहीं आ रहा है, ओके। सो नॉट टू फील बैड, इन ऑर्डर टू ब्रिज दैट गैप कि स्मॉल इन्वेस्टर्स हु डोंट हैव मनी टू बाय एसेट्स बट मिस आउट ऑन द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रियल एस्टेट, उनके लिए एक सोल्यूशन लाए हैं। लेट्स सी क्या है ये। तुम मुझे बताओ, तुम इंडिविजुअली तो घर नहीं खरीद सकते हो, राइट? बट तुमने नोटिस किया होगा काफ़ी सारे एल्डर्स ने पैसे इकट्ठा करके, फ्रॉम 2-3 पीपल कम टुगेदर, मेनी पीपल कम टुगेदर, दे पूल इन द फंड्स, और पैसे पूल करते हैं वो लोग, और फिर बाद में रियल एस्टेट खरीदते हैं। हो सकता है इफ़ यू गेट अ लिटिल हेल्प एंड ऑल ऑफ द पीपल दे कम टुगेदर एंड देन दे इन्वेस्ट, तब तुम प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। अब तुम सोचो, इन्वेस्टर्स जो है खाली एक दो नहीं है, हज़ारों में है, हज़ारों में से पैसे देते हैं। अब ये लोग पैसे पूल करते हैं और फिर वो पैसे से वो लोग ऐसी प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़। दे कैन बाय मॉल्स, दे कैन बाय शॉप्स, दे कैन बाय ऑफिस बिल्डिंग, दे कैन बाय वेयर हाउसेज, दे कैन बाय लैंड, दे कैन बाय होटल्स। अब ये सब में से तुम्हें क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। अब ये जो रेंट है, ये फर्दर इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये है क्या? दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ रीट्स। रीट्स कहीं ना कहीं इधर आता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो व्हाट डज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डज? इट पूल्स इन मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, फ्रॉम द पब्लिक। तो ये जो रीट्स होता है, दीज हैव टू बी लिस्टेड। ये लिस्टेड कंपनीज होती है, लिस्टेड एंटिटीज होती है, ठीक है। एक बार ये लिस्ट होगा तो पब्लिक पैसे देती है, और वो पैसे से, जैसे म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट तुमने सुना है, बस म्यूचुअल फंड शेयर्स में बाय करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ऐसे इनकम जेनरेटिंग प्रॉपर्टीज बाय करते हैं। अब इसका एक और बार अगर स्ट्रक्चर देखना है तो वील सी दिस, व्हाट इज इट एग्जैक्टली। Now what is happening here? This is the REITs.
रीच करता क्या है, ये लोग इन्वेस्टर्स के पास से पैसे पूल करते हैं. अब इन्वेस्टर्स कौन से हो सकते हैं, तुम्हारे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, या कंपनीज हो सकती है. ये लोग ने पैसे डाले रीच के अंदर. फिर रीच क्या करती है, इसको फर्दर दे बाय प्रॉपर्टी लाइक होटल्स, ऑफिसेज, मॉल्स, वेयर हाउसेज एक्सेट्रा, और फिर उनको रेंट्स पे देते हैं, उनको भाड़े पे देते हैं, या रेंट पे दिया तो जो भी इनकम आएगा रियल एस्टेट की इनकम होगी, ट्रस्ट की इनकम होगी. कभी कभार वो लोग प्रॉपर्टी सेल भी कर सकते हैं, तो सेल से भी जो पैसा आएगा वो सब रीच के अंदर आएगा, और फिर बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू ऑल द इन्वेस्टर्स एज डिविडेंड. समझ में आया कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट? लेट्स सी नाउ, लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय रीट्स. फर्स्ट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज अ टाइप ऑफ अ रियल एस्टेट कंपनी. इट ऑपरेट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड करता क्या है, इट पूल्स मनी फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स एंड देन बाय स्टॉक्स, बॉन्ड्स, दिस. वेयरएज रीच क्या करता है, वो लोग भी डिफरेंट इन्वेस्टर्स के पास से पैसे पूल करते हैं, बट वो लोग इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, इन इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज. सो रीट्स आर एंटिटीज दैट पूल मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड फर्दर परचेज real estate properties which generate income. So the idea behind that is simple, to allow small investors to participate and gain from the income producing real estate investment. तो इसका मीनिंग अगर हमें लिखना है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ओन्स, ऑपरेट्स एंड मैनेजेस. तुम ही सोचो, तुम्हें वो प्रॉपर्टी को बाय कर लिया, तुमने ओन किया, फिर तुमको उसको चलाना रहेगा. लाइक होटल्स, ओयो, पता है ओयो कैसे होटल्स को रेंट आउट करता है, इट इज़ एन ऐप. सो वैसे ही तुमको होटल्स को मैनेज करना पड़ेगा, उसको ध्यान रखनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कराना पड़ेगा. ये सब इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज है फॉर रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स. सो इफ वी वंस अगेन सी, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, रीट्स, इन्वेस्टर्स गिव इन द मनी, और ये मनी से क्या होता है, प्रॉपर्टीज खरीदी जाती है. अब ये प्रॉपर्टी से क्या होगा, इनकम जनरेट होगा, और या कैपिटल अप्रिसिएशन होगा, फिर ये सेल ऑफ करके डिविडेंड इनकम इन्वेस्टर्स को मिल जाएगा. अब हम बात कर रहे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर क्या चलता होगा. ठीक है, सबसे पहले दिस इज अ ट्रस्ट अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट. इट इज सेटअप एज अ ट्रस्ट. अब ट्रस्ट है तो ट्रस्टीज होंगे. ट्रस्टीज की जिम्मेदारी क्या है कि ये जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स है, आई एम गोइंग टू कॉल देम एज यूनिट होल्डर्स, ये जो भी यूनिट होल्डर्स है इनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए. वी हैव टू इंश्योर दैट देयर राइट्स आर नॉट वायलेटेड. फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट रियल एस्टेट चालू करने का, रीच चालू करने का किसी का तो होगा, कोई तो प्रमोटर्स होंगे. कंपनी में जैसे प्रमोटर्स होते हैं जो कंपनी बनाते हैं, वो रीच को जो फॉर्म करते हैं, दोज हु हैव दैट आइडिया ऑफ सेटिंग अप द रीच इज कॉल्ड एज स्पॉन्सर्स. स्पॉन्सर्स आर द माइंड बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट एंड दे सेट अप द फंड, दे रिसीव द मनी एंड देन दे मैनेज दीज प्रॉपर्टीज. अब ये प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए भी एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं, वो उसका नाम होगा मैनेजर. ही विल सी दैट द प्रॉपर्टी इज केप्ट इन गुड कंडीशन थ्रू आउट. अब इससे क्या होता है, वही छोटे इन्वेस्टर्स जो रियल एस्टेट से इनकम आती है उससे वो लोग कमा सकते हैं. सो नॉर्मली जो नॉर्मल स्मॉल इन्वेस्टर कुड नेवर एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ अ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी. नाउ इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली बाइंग, ही इन्वेस्ट इन दिस रियल एस्टेट ट्रस्ट, who further goes and buys the property, and whatever benefits are then distributed to among all the people. Now in India in 2014 when this was passed, there was the first real estate investment trust which was Embassy Park Office. अब इसका IPO आया था बिकॉज ये जो भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं उसके यूनिट्स लिस्टेड होना मैंडेटरी है. अब ये जो एम्बेसी पार्क था, इनका कॉन्सेप्ट क्या था, लोगों के पास से रेस करेंगे और ऑफिस पार्क्स खरीदेंगे. यू मस्ट हैव हर्ड अंधेरी में कितने ऑफिस पार्क्स हैं. पूरा पार्क खरीदेंगे वो लोग और बड़े बड़े कंपनीज को वो लोग रेंट आउट करेंगे एंड देयर मेजर इनकम विल बी रेंटल इनकम. नाउ
जस्ट थोड़ा सा और टेक्निकल में अगर गए हम लोग, ठीक है, जो यूनिट होल्डर्स होते हैं, आई एम गोइंग टू कॉल देम एज इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स अपना सारा पैसा कहाँ देते हैं? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. एंड देन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या करता है? इट बाइज वेरियस रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज, लाइक दे विल इन्वेस्ट इन मॉल्स, बिल्डिंग्स, लैंड, वेयरहाउसेज, शॉप्स एक्सेट्रा. ये सब बाय करेंगे. अब ये जो बाय करेंगे वो या तो डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, ये रीट्स डायरेक्टली ये प्रॉपर्टीज बाय कर सकती है, या फिर वो लोग एक कंपनी बना सकते हैं, होल्डिंग कंपनी बनाएंगे, और होल्डिंग कंपनी के अंदर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे विच इज ऑल्सो अ डेडिकेटेड कंपनी विच विल होल्ड द रियल एस्टेट एसेट्स. अब ये साइड वाला तो सिंपल है, समझ गए, या डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर देंगे, रीट्स डायरेक्टली बाइज द प्रॉपर्टी, और it does not directly buy, it creates a holding company. ये होल्डिंग कंपनी करती क्या है? देयर कैन बी मेनी SPVs, तो सारे SPVs को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है. मतलब क्या, अगर यहाँ पे एक होल्डिंग कंपनी है तो होल्डिंग कंपनी के अंदर बहुत सारे सब्सिडरीज हो सकते हैं. These subsidiaries could be called as special purpose vehicle, और ये स्पेशल पर्पस व्हीकल फिर फर्दर एसेट्स बाय करते हैं. अब ये ऐसा क्यों करेंगे? सोचो अगर मुझे एक डेडिकेटेड चीज़ बनानी है, सोचो ये वाला जो SPV है वो सिर्फ गुजरात की प्रॉपर्टीज़ को बाय करेगा, तो होल्डिंग कंपनी में एक सब्सिडरी आएगी जो उसका नाम अलग से हो सकता है, MBC पार्क प्रोजेक्ट. एक दूसरा SPV बना सकते हैं जो मे बी महाराष्ट्र में होगा और वो सिर्फ मॉल्स के अंदर डील कर रहा होगा, ये जो है सिर्फ वेयर हाउसेस के अंदर डील कर रहा होगा. एक और SPV बना रहे हम लोग. SPV इज अ कंपनी मेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. ये SPV है, ये सिर्फ एक अलग प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं. लेट्स से दे आर इन्वेस्टिंग इन लैंड, तो हर एंटिटी का ऐसा स्पेसिफिक नाम हो सकता है और वो स्पेसिफिक नाम एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकता है. बट ऑल ऑफ दिस विल बी कंट्रोल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी विच विल फर्दर बी कंट्रोल्ड बाय द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. ठीक है, तो एक तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट लार्जर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो होल्डिंग कंपनी के थ्रू जाते हैं. होल्डिंग कंपनी में क्योंकि एक ही सब्सिडरी नहीं होगी, बहुत सारे सब्सिडरीज होगी, तो सारे ही सब्सिडरीज को एक होल्डिंग कंपनी रेगुलेट करता है. अब यहाँ पे देखेंगे एज आई शोड यू, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है या तो वो डायरेक्टली एसेट्स में बाय कर सकता है या फिर एक होल्डिंग कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, और फिर वो होल्डिंग कंपनी स्पेसिफिक कंपनीज बना सकती है जिसका नाम है स्पेशल पर्पस व्हीकल. अब ये जो ट्रस्ट के अंदर है, प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए वो लोग एक मैनेजर को अपॉइंट करते हैं. ये मैनेजर आर द केयर टेकर्स ऑफ द प्रॉपर्टीज. ट्रस्टीज भी होते हैं, ट्रस्ट होता है तो ट्रस्टीज होते हैं. ट्रस्टीज इंश्योर दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग फॉलोड एंड एवरीथिंग इज बीइंग डन एज पर लॉ, दैट प्रोटेक्ट द यूनिट होल्डर्स. अब यूनिट होल्डर्स भी नॉर्मल पब्लिक हो सकती है या फिर इंस्टीट्यूशन या स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स हो सकते हैं. दीज कुड बी बिग हाउसेज which are investing, and also the sponsors, the ones who started the real estate investment trust, they are called as the sponsors. Even sponsor invest in the real estate investment trust. Now let's see, इंडिया के अंदर जो रेगुलेशन है उसका नाम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस 2014. नाउ पहली बात देखते हैं कि ये रीट्स क्या है. ओके, इसके मेन पॉइंटर्स. फर्स्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज अ ट्रस्ट सेटअप अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882. I would suggest you keep taking screenshots of this because this will summarize your entire chapter. Then ये जो ट्रस्ट होता है वो एक मैंडेटरी उनको IPO लाना ही पड़ेगा. मतलब these are all listed companies.
इनका मिनिमम साइज ऑफ द रीच शुड बी 500 करोड़, मतलब कितना पैसा होना चाहिए रीच के पास में, कम से कम 500 करोड़ होने चाहिए। जब आईपीओ लेके आएंगे तो मिनिमम साइज शुड बी ऑफ 250 करोड़। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, पब्लिक को मिनिमम सब्सक्राइब करना है तो कम से कम 50,000 रुपीज देने पड़ेंगे पर इन्वेस्टर। मतलब आईपीओ के अंदर क्या मैं 10,000 20,000 रुपये का बाय कर सकता हूँ? आंसर इज नो, कम से कम 50,000 रुपये का मुझे बाय करना पड़ेगा। ट्रेडिंग लॉट शैल बी इन 100 के मल्टीपल्स में ट्रेड होगा ऑल थ्रू आउट। जैसे लिस्टेड कंपनी का होता है वैसे यहाँ पे भी है कि दिस विल बी अ लिस्टेड कंपनी, इट विल बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इट इज अ लिस्टेड एंटिटी। तो अगर लिस्टेड है तो पब्लिक का भी स्टेक होना चाहिए, तो थ्रू आउट मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग विल बी 25%, एंड ऑलवेज द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट होल्डर शुड बी एट लीस्ट 200। क्लियर इतना? तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ रीच। आगे देखते हैं। अब ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये लोग फर्दर प्रॉपर्टी बाय करेंगे, तो कैसे इन्वेस्ट करते हैं वो देखते हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट इन बाय रीच, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्वेस्ट जब करेंगे तो इट कैन इन्वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज विच आर रेंट जनरेटिंग, and 80% of them should be in rent generating property. तो 80% of this REITs का investments will be made in income generating property. So common sense है, वो लोग shops, malls वहाँ पे buy करेंगे, but बाकी का 20% वो लोग दूसरी चीज़ों में भी invest कर सकते हैं other than that which are yet under construction property को buy कर सकते हैं वो लोग। REITs throughout should have at least 50% equity shares of the special purpose vehicle. तो obviously it is a holding company, तो उनके पास में कम से कम 50% का कंट्रोल तो होना ही चाहिए। कहाँ पे ये इन्वेस्ट करेंगे इसका पूरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी विल बी डिस्क्लोज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, एंड दे आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चरल लैंड। आगे देखते हैं ये यूनिट होल्डर्स होते कौन है। यूनिट होल्डर जो रीट्स के अंदर इन्वेस्ट करते थे आर नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी। अब इसके अंदर ऑब्वियसली जो स्पॉन्सर्स प्रमोटर्स हैं वो लोग को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा रीट्स के अंदर। मिनिमम पब्लिक का 25% होना चाहिए थ्रू आउट, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं यहाँ पे। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मतलब क्या? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड दे विल बाय एटलीस्ट, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट एटलीस्ट 5% ऑफ द ऑफर साइज। तो तुम्हारे लिए अच्छा है, सब थोड़े थोड़े बाय कर रही है, सीधा 5% बाय कर रहे हैं। जैसे वी मस्ट हैव सीन आईपीओ में देर आर एंकर इन्वेस्टर्स, यहाँ पे वही एंकर इन्वेस्टर्स को क्या बुला रहे हैं? स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स, और ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कम से कम 5% बाय करते हैं। आगे देखते हैं कि जो भी रीच कमाता है, ठीक है, इनकम जेनरेटिंग प्रॉपर्टी से पैसा आता होगा, वो प्रॉपर्टी से जो भी पैसा आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एज डिविडेंड अमॉन्ग इट्स यूनिट होल्डर्स। एटलीस्ट 90% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड कैश फ्लोज मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर्स। मतलब जो भी कमाएंगे उसमें से कितना बांटना पड़ेगा लोगों को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड? 90%। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और वो लोग ने फर्दर एसेट्स में इन्वेस्ट किए, वहाँ से जो भी पैसा आएगा 90% मुझे मिल जाएगा। अब आता है स्पॉन्सर्स, द ब्रेन बिहाइंड इट, हु हैव सेट अप। ऑब्वियसली हम लोग इंश्योर करेंगे कि इनके पास में भी सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, पैसे होने चाहिए। एनीवन हु वांट्स टू सेट अप अ REITs, each sponsor shall hold not less than 5% of the units of the REITs। मतलब इसको भी स्पॉन्सर को कम से कम 5% बाय करना चाहिए। द स्पॉन्सर ऑन कलेक्टिव बेसिस, मतलब एक से ज़्यादा स्पॉन्सर हो सकते हैं, तो दे शुड हैव अ नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़ रुपीज़। तो ये स्पॉन्सर्स भी बड़े बड़े कंपनीज हो सकती है, उनके पास में जो लोग ये रीच सेटअप कर रहे हैं कम से कम 100 करोड़ होने चाहिए। एंड ईच स्पॉन्सर शुड हैव अ नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 20 करोड़। उनके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए।
in the real estate sector, and where the sponsor is a developer, वो खुद building बनाता था, at least 2 projects of the sponsor should have been completed. अब देखते हैं managers of the property क्या होते हैं. They also, managers could be big companies. They must be having the staff and experience. They have at least 5 years of experience in management of real estate. उनके पास में खुद के पास में 10 करोड़ होने चाहिए, और अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो उनके पास में कम से कम 10 करोड़ होना चाहिए. ट्रस्टीज आर रजिस्टर्ड विद सेबी and they are registered under the SEBI debenture trustee regulations. They cannot be associate of the sponsor. तुम्ही सोचो, trustees protect the unit holders. Can the trustee be connected with the sponsor or the manager? Answer is no. It should be a fit and proper person, and as specified under the SEBI intermediaries regulation 2008. हम लोग ने देखा था स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स कौन होते हैं. सो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स आर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, शेड्यूल्ड बैंक्स, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, NBFCs, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स who invest at least 5% of the total offer size. Clear? Now we'll go and finish it off from the module. So whichever I have highlighted, you can take it as a markings. So real estate investment trust owns, operates and manages a portfolio of income generating properties. They are like mutual funds. Mutual funds pool and invest in securities. These will pool in funds and buy revenue generating and rent income generating properties. यहाँ पे देखोगे, real estate investment trust is an investment vehicle that invest in rent yielding completed real estate projects. इसका background work had started in 2008. A committee was made, but then in September 2014, 26 September, the रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 2014 वॉज लॉन्च्ड. अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी देखोगे तो ये जो भी यूनिट होल्डर्स हैं, ये यूनिट होल्डर्स रीट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं. अब रीट्स में एक ट्रस्टीज़ होते हैं, जैसे ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टीज़ होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि सब लॉफुली चल रहा होगा, और मैनेजर्स रहते हैं. मैनेजर फर्दर प्रॉपर्टी मैनेजर्स को स्पेसिफिकली अपॉइंट कर सकते हैं. दे विल बी एंगेज इन द प्रॉपर्टी मैनेजमेंट services. This REITs buys these real estate properties. Okay. Now mark these salient features as important. So it's a SEBI Real Estate Trust 2014. It was set up under the Indian Trust Act 1882. There are all these sponsor group होता है parties. Redesignated sponsors क्या होता है? सोचो मैं एक प्रमोटर हूँ, अब मैंने सेटअप किया है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. इन फ्यूचर आई हैव सोल्ड ऑफ माई स्टेक टू अनदर पर्सन एंड दे कम इन माई शूज. सो दीज न्यू स्पॉन्सर्स विल बी कॉल्ड एज रीडेजिग्नेटेड स्पॉन्सर्स. अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पॉन्सर्स, फर्स्ट इज ईच स्पॉन्सर शैल होल्ड एटलीस्ट 25%. मिनिमम 25% शुड बी हेल्ड बाय पब्लिक, एंड ईच स्पॉन्सर शुड होल्ड 5%. अब एक से ज़्यादा स्पॉन्सर होगा तो कलेक्टिवली सबको कितना बाय करना पड़ेगा? 25%. कलेक्टिवली टू होल्ड मिनिमम 25% फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 years, और 3 years के बाद में द स्पॉन्सर्स शुड कलेक्टिवली होल्ड एटलीस्ट 15% एट ऑल टाइम्स. तो ये 3 points तुम्हें याद रखना है. वी कैन राइट इट डाउन इन द नोट्स ऑल्सो. स्पॉन्सर. नेक्स्ट, लिस्टिंग इज मैंडेटरी. अब ये भी इन्वेस्टमेंट, ये मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट शुड बी in completed and revenue generating properties. The balance 20% can be invested in underdeveloped properties,
डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज, लिस्टेड कंपनीज के डेट सिक्योरिटीज में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो विच आर गेटिंग एटलीस्ट 75% फ्रॉम रियल एस्टेट सेक्टर. So it could be Lodhas, etc. You can take to buy unutilized FSI. अब unutilized FSI क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स अगर तुमको बाय करना है. अगर मैं FSI अगर बोलेंगे ना 1.33 है तो एक माले की बिल्डिंग तोड़ूंगा तो 0.33 एक्स्ट्रा बना पाऊंगा. तो वो एक्स्ट्रा अगर मुझे नहीं बनाना है ये इसको मैं बेच सकता हूँ. तो मेरे जो डेवलपमेंट राइट्स है आई कैन सेल इट ऑफ. So this REITs can buy this development rights and then I can further, मेरे को अगर 18 फ्लोर्स का नॉर्मल राइट था तो ये TDR में लगा के और थोड़ा ज़्यादा बना सकता हूँ. I can buy money market instruments. तो 80% in completed projects and 20% in all of this. Next, इसका फुल वैल्यूएशन कराना पड़ेगा एंड उसको कंटिन्यूसली हाफ ईयरली बेसिस पे अपडेट करना पड़ेगा. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी पैसा आएगा 90% हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among the unit holders. Then comes modes of investment in property. Either I can invest directly or I can invest through SPV. And SPV holding at least 80% directly in real estate properties. And then SPV cannot invest further in other SPVs. IPO लेके आऊँगा तो मिनिमम ऑफर साइज 250 करोड़ का होगा. मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज वी हैव सीन, अगर कोई भी बंदा बाय IPO में सब्सक्राइब कर रहा है तो मिनिमम उसको 50,000 का तो बाय करना ही चाहिए. हमेशा पब्लिक का 25% होगा ही. ट्रेडिंग लॉट्स आर 100. नाउ डेफिनेशन में यू कैन रीड इट. होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी विच इन विच रियल REITs holds at least 50%. Then real estate property. Now what is real estate property? Either I'm buying land, I'm buying leasehold, I'm buying garages, I'm buying buildings, I'm buying warehouses, car parkings, etc. तो ये सब बाय कर सकते हैं. आजकल तुमको पता होगा कि कार पार्किंग स्लॉट इज मोर एक्सपेंसिव द कार इटसेल्फ. तो अगर कार पार्किंग स्लॉट्स 10-12 हज़ार 20 लाख में बिकते हैं, गाड़ी होगी 10 लाख की और पार्किंग है 15 लाख का. सो इट्स अ रियल एस्टेट ओन्ड बाय REITs. दीज आर द रियल एस्टेट एसेट्स. अब ये सब पार्टीज है. नाउ यू कैन टेक द मार्किंग्स. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. नो पर्सन शैल बी अलाउड टू एक्ट एज अ REIT अनलेस इट इज रजिस्टर्ड विद SEBI. Applicant must be a trust and it must be registered with SEBI also. Sponsor कौन होते हैं? Now all of the important points I had given it before only. Each sponsor shall hold at least 5%. Then sponsor shall have a net worth of at least 100 crores collectively. Each sponsor shall have a net worth of 20 crores, has 5 years of experience and if he is a developer should have completed 2 projects. Managers के पास में भी 10 करोड़ होने चाहिए, 5 years of experience होना चाहिए in the real estate sector. Then trustees. Now what are trustees? They are registered under the Debenture Trustee Regulations 1993. Now coming to this issue and allotment of units. Mark करो important. IPO लाना mandatory है, listing mandatory है. So a REIT shall make a initial offer only by way of a public issue. No initial offer shall be made unless it is registered with SEBI. It has owned assets of 500 crores. The minimum number of unit holders are 200 and offer size is 25 crores. अब ये जो भी पढ़ रहा हूँ मैं वो फैक्चुअल है. as long as you understood the concept you'll be able to finish off the facts. For REITs, the units proposed offered to public at least 25% should be held by public. अब ये लोग यहाँ पे लिख रहे हैं
if the post issued capital at the offer price is less than 1600 crores. अब देखते हैं क्या सीन है. The units proposed to be offered to public shall be 25%. पब्लिक को कितना देना चाहिए? कम से कम 25%. अगर ऑफर साइज कितना होता है? If the offer post issued capital is, if the capital that you are trying to raise is rupees 1600 crores, इतना रेज कर रहा हूँ तो कम से कम पब्लिक का 25% होगा. अगर मैं मोर देन 1600 crores टू 4000 crores अगर रेज कर रहा हूँ, पोस्ट इशूड कैपिटल इतना आ रहा है, तो फिर पब्लिक का कम से कम 400 करोड़ होना चाहिए. तो ये लोग ने परसेंटेज में नहीं दिया, यहाँ पे नंबर्स में दिया है. नेक्स्ट, अगर 400 करोड़ से ज़्यादा है तो कम से कम पब्लिक का 10% होना चाहिए इन द रीट्स. सो ऑन बेसिस ऑफ द पोस्ट इशूड कैपिटल दे आर सेइंग हाउ मच स्टेक शुड द पब्लिक हैव. Any subsequent issue can be made by way of a follow-on offer, private placement, bonus issue, etc. Now they are saying all about offer document. Obviously जब तुम issue करोगे, जैसे हम लोग prospectus issue करते हैं पब्लिक को, रीच भी इशू करेगा. एम्बेसी पार्क का भी तुम देखोगे तो वो लोग बताएंगे उनका प्राइस क्या है. पहले ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के साथ में अप्रूवल लेना पड़ेगा. मर्चेंट बैंकर उसका ड्यू डिलिजेंस करेगा. He will check whether everything is correct or no. Any observation or comments by SEBI, you will have to make the required changes. कम 50,000 से कम पर एप्लीकेंट नहीं ले सकता. The opening for the subscription for more than 30 days. तो मैक्सिमम 30 days के लिए ही ओपन हो सकता है. Subscription period cannot be for more than this much time. All will be for डीमैटेरियलाइज फॉर्म. अगर मैं चाहूँ तो मैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस भी यूज़ कर सकता हूँ. कब रिफंड कर देने का पैसा, तुम ही सोचो. कब रीच को सब पैसा रिफंड कर देना पड़ेगा अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो? इफ़ आई फेल टू गेट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90%. अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन जो है उतना अमाउंट मेरे को रिटर्न दे देना पड़ेगा. एंड अगर पब्लिक less than 200 है, so then again I have to refund the money. If I don't refund within time, then I have to refund with 15% interest. Then coming to the offer document. Offer document is nothing the prospectus which contains the vital details of the investment and about the REITs. Who are the sponsors, who are the managers, who are the trustees. Offer document shall contain all true, adequate and correct disclosures. अब हम लोग ने देखा था कि लिस्टिंग के बारे में, दे ऑल हैव टू बी लिस्टेड. इट शैल बी अकॉर्डिंग टू LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, लिस्टिंग अग्रीमेंट. रीट्स शैल बी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. ट्रेडिंग लॉट इज ऑफ 100 यूनिट्स. कैसे रहता है, कभी कभार एक एक यूनिट नहीं बाई कर सकता, मल्टीपल्स में बाई करना पड़ता है. रीच शैल रिडीम द यूनिट्स. तो वो लोग रिडीम कर सकते हैं बाय वे ऑफ बाईबैक और एट द टाइम ऑफ डी लिस्टिंग. दे विल कंटिन्यू टू बी लिस्टेड अनलेस दे आर डी लिस्टेड बाय सेबी. अब डी लिस्टिंग, रीट्स को कब डी लिस्ट कर सकते हैं तुम ही सोचो. या तो सेबी को लगा, ट्रस्टीज को लगा, यूनिट होल्डर्स को लगा, या प्रोजेक्ट खत्म हो गया. सो इफ पब्लिक होल्डिंग फॉल्स, द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग जो रिक्वायर्ड था वो कम हो गया, कोई प्रोजेक्ट्स ही बचे नहीं है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, कोई भी एसेट्स या प्रोजेक्ट है नहीं, और अभी तक भी कोई फ्यूचर में क्या प्रोजेक्ट लेने वाले हैं उसके बारे में भी मेंशनिंग नहीं है. इफ़ यू वायलेटेड एनी ऑफ द लिस्टिंग अग्रीमेंट रूल्स, ट्रस्टीज हैव रिक्वेस्टेड, यूनिट होल्डर्स हैव अप्लाइड, देन सेबी विल सी वेदर सच एप्लीकेशन शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. तो सेबी विल रिक्वायर कि भाई अभी आप वाइंड अप कर दो, अपनी जो भी बची कुची प्रॉपर्टीज़ है उसको बेच दो. एक बार डीलिस्ट हो गया तो ये तुमको अपना जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया था सेबी ने फॉर रीच, वो तुमको कैंसिल करना पड़ेगा. मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट. इन्वेस्टमेंट कंडीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी. हम लोग ने बोला था इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, या तो डायरेक्टली कर सकते हो या तो तुम होल्डिंग कंपनी के थ्रू कर सकते हो. तो रीट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू अ होल्डिंग कंपनी और डायरेक्टली. अब ये जो भी कैसे इन्वेस्ट करोगे उसका पूरा डिटेल्स
ऑफर डॉक्यूमेंट में दिया जाएगा. यू कैनॉट बाय इन वेकेंट लैंड और एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी. रीट्स में इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टीज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग. कोई भी शेयर होल्डर ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकता जो बोले कि लॉ फॉलो मत करो. सो नो अदर, जो ऑब्वियस है बट फिर भी दिया हुआ है, नो अदर शेयर होल्डर shall exercise any rights that prevents the REITs from complying with the provisions of the REITs regulations. REITs में इन्वेस्ट थ्रू होल्डिंग कंपनीज. तो REITs हो गया, फिर होल्डिंग कंपनी, और फिर बाद में वो SPV के थ्रू बाय कर सकते हैं. बट हमेशा REITs को होल्डिंग कंपनी के अंदर 50% तो स्टेक होना ही चाहिए. द अल्टीमेट होल्डिंग ऑफ द REITs इन द अंडरलाइंग SPV शुड नॉट बी लेस देन 26%. अब ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था. क्या है इसमें? 80% ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी इन्वेस्टेड इन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स. बाकी का 20% तुम इन्वेस्ट कर सकते हो इन प्रॉपर्टीज विच आर अंडर कंस्ट्रक्शन, जब अभी तक रेंट आ रहा नहीं है क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है. लिस्टेड कंपनीज या अनलिस्टेड कंपनीज का डेट डिवेंचर्स बाय कर सकते हो, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो ऑफ अदर कंपनीज, प्रोवाइडेड दैट कंपनी डिराइव्स 75% फ्रॉम रेंटल इनकम. देन वी हैव सीन दीज पॉइंट्स. अब ये भी एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी कमाओगे, जो भी रीट्स कमाता है उसको 90% शेयर करना पड़ेगा. Not less than 90% of the distributional cash flow of the REITs shall be distributed to the unit holders. अगर प्रॉपर्टी बेच दी है, सोचो if any of the property is sold, ऑफिस बिल्डिंग मैंने बेच दिया, तो जो सेल प्रोसीड्स भी लोगों में बांटना पड़ेगा unless I buy another property. So if the REITs proposes to reinvest the sale proceeds to buy another properties, then it is not required to distribute any of the sale proceeds. But अगर within 1 year कोई भी तुमने नहीं इन्वेस्ट किया, then you have to distribute at least 90% of the sale proceeds. ये important है. Rights of the unit holders, right to dividend of 90%, right to vote, right to, अब जो भी वोटिंग होगी वो सब पोस्टल बैलेट के थ्रू होगा. नोटिस मिलने का राइट है 21 डेज का. एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं once a year within 120 days from the end of the financial year, and the time between two meetings shall not be exceed 15 months. Clear? सारा information ये सब प्लेस किया जाएगा in the meetings. अब ये जो मैटर्स स्पेसिफाइड है उसके लिए तुम्हें 51% का वोट चाहिए रहेगा. सेम वे जो ये सारे मैटर्स दिए हुए, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो भी मैटर स्पेसिफाई किए हैं इसको अगर करना है तो तुम्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑफ द यूनिट होल्डर्स ऑफ एटलीस्ट 50%, 51% का वोट्स लेना पड़ेगा टू डू दीज एक्टिविटीज. ओके, सो जस्ट लाइक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. बट अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है तो तुम्हें 75% का कंसेंट चाहिए, लाइक स्पेशल रेजोल्यूशन. ये कौन से हो गया? अगर तुम्हें स्पॉन्सर को चेंज करना है या कंट्रोल चेंज करना है, देन सच चेंजेस कैन बी डन विद कंसेंट ऑफ 75% कंसेंट. तुम्हें डिस्क्लोजर्स करना पड़ेगा ऑफ योर सबमिट disclosure in the offer documents as SEBI specifies. The manager shall submit an annual report to all the unit holders. The manager shall submit a half yearly report also, and it shall contain all the relevant disclosures. Then comes your next, which is very important, which can come in your exam, which is what are strategic investors. Strategic investors are basically these are all institutions that plan to invest at least 5% of the total offer size. अब इनकी होल्डिंग रिक्वायरमेंट कितना है? कम से कम इनको 25% बाय कर रहा है और मैक्सिमम 25% बाय कर सकते हैं. हमेशा पब्लिक का 25% तो होना ही चाहिए. होल्डिंग ऑफ पब्लिक शुड बी मिनिमम 25%. स्पॉन्सर कैन होल्ड मैक्सिमम 70% एंड मिनिमम 5%.
अब इशू प्राइस क्या होगा? अगर हम लोग को रीट्स को ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स को यूनिट्स इशू करने हैं, सो इट कैनॉट बी एट अ प्राइस लोअर देन व्हाट इज गिवन टू द पब्लिक. पब्लिक को 10 में दे रहे हो, तुम उनको 8 में नहीं दे सकते. द प्राइस एट विच यू वांट टू ऑफर योर सिक्योरिटीज टू द स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स मट नॉट बी लेस देन द प्राइस डिटरमिन्ड फॉर पब्लिक इशू. ओके, एंड लॉक इन, ये लोग जब इन्वेस्ट करेंगे, द यूनिट सब्सक्राइब shall be locked in for a period of 180 days from the date of listing. So 180 days का lock in period है, and that is it, and the chapter gets over.